6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने काम में बिजी थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में हर चीज बदलने वाला है। उसी सुबह 8:15 पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब शहर पर गिराया। 4, 3, 2, 1. और इसे जमीन से टकराने से पहले हवा में ही फटने के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय शहर का पॉपुलेशन करीब 3.5 लाख था। जब लिटिल बॉय एक्सप्लोड हुआ तो एक ही पल में 78,000 से ज्यादा लोग तुरंत वहीं मारे गए। लेकिन उस दिन उसी सेकंड मर जाने वालों से ज्यादा दर्द उन लोगों ने सहा जो जिंदा बच गए थे, क्योंकि जो लोग उस दिन एक्सप्लोजन से बच निकले, उन्होंने जो कुछ भी देखा और झेला था उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. और आज की कहानी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने अपनी आंखों से धरती पर बने एक असली नर्क को देखा था और किसी तरह वहां से जिंदा निकल पाए। मैं इस स्टोरी में जिन इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूं वो चार्ल्स पेलेग्रिनो की किताब टू हेल एंड बैक द लास्ट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा में मिलता है। और लिटिल बॉय एक्सप्लोजन की गवाहों में से एक अकीको ताकाकुरा भी थी। उस सुबह अकीको अपनी दोस्त असामी के साथ हिरोशिमा सेंट्रल बैंक के अंदर मौजूद थी। बैंक खुलने ही वाला था कि तभी एक्सप्लोजन हुआ। ये हाइपोसेंटर से बस 250 मीटर की दूरी पर ही था। किस्मत से बैंक की मोटी ग्रेनाइट और कंक्रीट की इमारत ने उन्हें डेडली न्यूक्लियर रेडिएशन और तेजी से आगे बढ़ रहे शॉकवेव से कुछ हद तक तो बचा लिया। लेकिन जब शॉकवेव बिल्डिंग से टकराया तो अकीको को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके फेफड़ों को जकड़ कर पूरी ताकत से दबा दिया हो। वहीं असामी उछलकर दीवार से जा टकराई और उसका शरीर अकॉर्डियन की तरह कंप्रेस हो गया और उसी पल एक्सप्लोजन की ताकत से दीवारों की डेकोरेटिव लेयर टूट गई। ग्रेनाइट के नुकीले टुकड़े चारों तरफ गोलियों की तरह बिखर गए। अकीको ने बाद में बताया कि एक्सप्लोजन के बाद शुरू के कुछ मिनट्स में वो बार बार होश और बेहोशी के बीच झूल रही थी। उसके फेफड़ों में तेज दर्द था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद उसे ऐसी प्यास महसूस होने लगी जैसा उसने पहले कभी फील नहीं किया था। एक्सप्लोजन की इंटेंस हीट ने 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद नदियों, तालाबों और ओपन सरफेस पर मौजूद पानी को तुरंत भाप में बदल दिया था। उस चमक ने अपने चपेट में आने वाली हर जिंदा चीज के शरीर से मॉइस्चर को खींच लिया था। यहाँ तक कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग भी अंदर से इंटेंस डिहाइड्रेशन जैसा फील कर रहे थे। बैंक के अंदर कुछ लोगों ने एक टूटी हुई पाइप से पानी अपने एयर रेड हेलमेट में भर लिया और पीना शुरू कर दिया। लेकिन जितना पानी वो पीते, प्यास उतनी ही बढ़ती जाती। धीरे धीरे अंदर की गर्मी और हालत इतना अनबियरेबल हो गया कि अकीको और आसामी ने वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। सुबह 8:25 पर यानी एक्सप्लोजन के 10 मिनट बाद वो बैंक से किसी तरह बाहर निकल पाई और बाहर जो मंजर उनका इंतजार कर रहा था उसे देखकर वो सन्न रह गईं। सूरज पूरी तरह गायब हो चुका था और पूरा इलाका लाल रंग की रोशनी में डूबा हुआ था। ये लाल चमक उस आग से आ रही थी जो उन बिल्डिंग्स के रिमेन्स से उठ रही थी, जिसे लिटिल बॉय के एक्सप्लोजन ने जलते हुए मलबे में बदल दिया था। अकीको ने सड़क की ओर देखा। पहली नजर में तो उसे सड़क खाली दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि ये उन लोगों के जले हुए रिमेन्स हैं जो एक्सप्लोजन के वक्त बैंक की तरफ आ रहे थे। जहां तक नजर जा रही थी, काले परे जले हुए झुलसे शरीर एक दूसरे पर गिरे हुए थे। कुछ बॉडीज ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे जलती हुई सूखी पत्तियों के बोरे को जमीन पर उलट दिया गया हो। कुछ लोग पूरी तरह कोयले में बदल चुके थे, जबकि कुछ बस जलते हुए मोम के लंप्स जैसे रह गए थे। उसी दौरान अकीको की नजर एक आदमी पर पड़ी जो अब भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बड़ा सा 2 पहिया ठेला खींचते हुए अचानक उसी कंडीशन में रुक गया हो। ठेले के अंदर 2 बच्चों के शव थे और दोनों अपने घुटनों को पकड़े बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और उनके शरीर पर कोयले जैसी काली परत जम चुकी थी। काठ में बैठे उन बच्चों को देखकर अकीको का दिल दहल गया और वो सड़क पर ही झुककर बैठ गई और समझने की कोशिश करने लगी कि उसके आसपास आखिर हुआ क्या है। तभी उसकी नजर अपने पास जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई जो अब भी सॉफ्ट और फ्लैशी थी। वो एक इंसानी हाथ था जिसकी उंगलियां ऊपर की ओर उठी हुई थीं और वो मोमबत्ती की तरह जल रहा था। शरीर के अंदर की पिघलती चर्बी नीचे से खींचकर उंगलियों तक पहुंच रही थी, जिससे वो लगातार जलता जा रहा था। ठीक उसी समय बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरने लगीं, अकीको और असामी को फिर वही तेज प्यास महसूस हुई। दोनों ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और जितना हो सका उतना मुंह खोलकर बारिश का पानी पीना शुरू कर दिया। उस वक्त उन्हें बस पानी चाहिए था, लेकिन जो पानी मिल रहा था उसका टेस्ट अजीब था। तभी अकीको की नजर अपने हाथ पर पड़ी। बारिश की बूंदें उसकी स्किन पर काले दाग छोड़ रही थी। पानी क्रूड ऑयल की तरह गाढ़ा था और उससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे आसमान से बारिश नहीं बल्कि कोई काला तेल बरस रहा हो। इसके बाद भी उन्हें सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि प्यास बहुत तेज है, इसलिए दोनों खुद को रोक नहीं पाई और उसी पानी को बस पीती चली गईं। शहर की नमी जो एक्सप्लोजन की इंटेंस हीट से भाप बनकर आसमान की तरफ उठ गया था, उसने ऊपर जाकर लिटिल बॉय से निकले टॉक्सिक फ्यूम्स और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को अपने अंदर समेट लिया और अब वही नमी काली बारिश बनकर वापस पूरे शहर पर बरस रहा था। इस बारिश का हर बूंद इतना जहरीला था कि इसका जरा सा पानी भी बॉडी के अंदर डेंजरस अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल पहुंचा सकता था। इन सब के बीच अकीको तो किसी तरह जिंदा बच गई, लेकिन आसामी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। कुछ ही समय बाद उसमें रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स दिखाई देने लगे और फिर उनकी मौत हो गई। आसामी की मौत के साथ अकीको की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन हिरोशिमा में उस दिन ऐसे हजारों लोग थे जिनकी अपनी अपनी हॉरिफिक मेमोरीज थी। हिरोशी इतो नाम का एक लड़का उस समय अपने स्कूल में था जब लिटिल बॉय को गिराया गया। एक्सप्लोजन के लगभग 5 मिनट बाद हिरोशी किसी तरह अपने ढह चुके स्कूल की छत के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लकीली उसको कोई सीरियस चोट नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसने खुद को काले धुएं और धुंध जैसी एक अजीब परत के बीच खड़ा पाया। हिरोशी के आसपास मौजूद लगभग सारे लड़के बुरी तरह झुलस चुके थे। जहरीला काला धुंध और उसके बाद शुरू हुई काली बारिश से बचने के लिए हिरोशी और करीब 40 बच्चे भागकर पास के एक स्विमिंग पूल तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसे वो कभी नहीं भूल पाया। हिरोशी ने देखा कि स्विमिंग पूल के किनारे उसके स्कूल की लड़कियां लाइन से निढाल होकर झुकी हुई पड़ी थीं और एक एक करके मर रही थीं। उनमें से ज्यादातर बच्चों के शरीर पर सिर्फ सफेद शर्ट बचे थे। एक्सप्लोजन के फ्लैश ने उनकी डार्क पैंट्स में आग लगा दी थी। आग इतनी भयानक थी कि कपड़ों के साथ साथ उनके पैरों की खाल भी जलकर उतर गई थी। अब उनके पैरों पर बस जले हुए मांस के निशान बचे रह गए थे। कुछ देर बाद जब हिरोशी पूल से बाहर निकला तो उसने जिधर भी नजर घुमाई उसे जले हुए स्कूली बच्चे दिखाई दिए। वो बच्चे एक अजीब सी खामोशी के साथ इधर उधर भटक रहे थे। उनकी आंखों पर ब्लिस्टर पड़ चुके थे, होंठ काली राख से ढके हुए थे और उनके चेहरे इतने लाइफलेस थे कि यकीन करना मुश्किल था कि वो अब भी जिंदा हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो अपने आसपास हो रही किसी भी चीज को फील ही नहीं कर पा रहे हों। हिरोशी ने नदी के उस पार देखा जहां आग से बचने के लिए भागते लोग कीड़ों के झुंड की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे और लाइन से पानी में गिरते चले जा रहे थे। नदी किनारे बसे घर एक एक करके ढहते हुए सीधे पानी में गिरने लगे। कई घरों में अभी भी आग लगी हुई थी और उनके जलते हुए हिस्से टूटकर नदी में समा रहे थे। देखते ही देखते नदी लोगों और धधकते मलबे से भर गया। पानी कम और आग, धुआं और चीखें ज्यादा महसूस होने लगी और तभी अचानक हिरोशी के आसपास की जमीन पर जगह जगह आग भड़क उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर ही एक साथ बिखर रहा हो और ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए, कहां खड़ा रहे या किस चीज से बचे। पैनिक में वो बिना सोचे समझे द्वार पर आ। हिरोशी के कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज थीं और आंखों के सामने बस धुआं और आग था। उस वक्त हिरोशी के दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी तरह यहां से जितना हो सके उतनी दूर भाग जाना। उसी दिन 13 साल का एक और लड़का योशिकाता अपने स्कूल के कोलैप्स हो जाने के बाद मलबे के नीचे दब गया था, लेकिन किसी तरह किस्मत से वो बच गया। मलबे के बीच बने एक छोटे एयर पॉकेट की वजह से उसका दम नहीं घुटा और कुछ देर बाद वो खुद धीरे धीरे मलबा हटाकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसकी नजर सबसे पहले आसमान की तरफ गई। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड उठ रहा था जो पूरे शहर के ऊपर किसी काले साए की तरह फैलता जा रहा था। उसके चारों ओर ईंट और मलबे के बीच बच्चे दबे पड़े थे। कई बच्चे आधे मलबे में फंसे हुए थे और धीरे धीरे मर रहे थे। तभी उसने देखा कि दर्जनों झुलसे हुए हाथ मलबे के नीचे से निकलकर योशिकाता के पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चे उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे, शायद मदद मांग रहे थे, लेकिन योशिकाता सिर्फ 13 साल का था। उसके सामने जो कुछ था उसे देखकर वो बुरी तरह डर गया। उसने अपने पैरों से उन हाथों को झटका, कुछ को लात मारी और फिर वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दूर धुएं में भाग गया और कुछ ही देर में वो उस जगह से दूर जा चुका था। लेकिन मलबे के नीचे से उसकी ओर बढ़ते जिन हाथों को उसने पीछे छोड़ा था उसकी याद उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया और उस याद ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। हाइपो सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मिसेस सास्की अपने गार्डन में थी जब अचानक वो एटॉमिक फ्लैश दिखाई दिया और कुछ सेकंड बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो वो मलबे के बीच से बाहर निकली। उनकी 2 साल की बेटी डार्को उनकी बाहों में थी और किसी तरह दोनों बच गए थे। इसके कई साल बाद मिसेस सास्की ने कहा कि उन्हें हमेशा इस बात का सुकून रहा कि उस वक्त उनकी बेटी इतनी छोटी थी कि उसे उस दिन की ज्यादा बातें याद नहीं है। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को उस दिन देखी गई उन दिल दहला देने वाली चीजों के बारे में नहीं बताया, खासकर उस टैप डांसर के बारे में जो एक्सप्लोजन के तुरंत बाद उनके सामने से भागता हुआ गुजरा था। शुरू में मिसेस सास्की को लगा कि उनके आसपास के सारे लोग जैसे अचानक गायब हो गए हैं। फिर उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक टूटे हुए घर के मलबे से बाहर निकल रहा था। वो आदमी उठा और उनके सामने से धुएं और उड़ती चिंगारी की तरफ भागने लगा। उसने मदद के लिए एक भी आवाज नहीं लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका बिल्कुल होश ही नहीं था।
लेकिन उसके दौड़ने के साथ एक अजीब सी टक टक की आवाज आ रही थी। पहले तो मिसेस सास्की को लगा जैसे कोई टैप डांसर सड़क पर दौड़ते हुए डांस कर रहा हो और उसके जूतों के नीचे मेटल प्लेट्स लगी हों। लेकिन फिर उन्हें सडनली रियलाइज हुआ कि उस आदमी ने कोई जूते पहने ही नहीं थे। जहां उसके पैर होने चाहिए थे वहां सिर्फ हड्डियों के 2 स्टंप बचे रह गए थे। इसीलिए जब वो सड़क पर दौड़ रहा था तो वही नंगी हड्डियां पत्थरों से टकराकर टक टक की आवाज कर रही थी। हर कदम के साथ वो चटक कर टूट रही थी। लेकिन वो आदमी फिर भी भागे जा रहा था और कुछ देर बाद वो धुएं के घने बादल में गायब हो गया। लेकिन उसके बाद भी काफी देर तक वही टेरिफाइंग क्लिकिंग साउंड सुनाई देता रहा। जिस वक्त मिसेस सास्की उस आदमी को धुएं में गायब होते देख रही थी, उसी वक्त निशियुका नाम का एक सैनिक शहर के बाहर तैनात था। उसने हिरोशिमा के ऊपर उठते हुए उस विशाल मशरूम क्लाउड को देखा था। एक्सप्लोजन की आवाज भी उसने सुनी थी, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि शहर के अंदर क्या हुआ है। कुछ देर बाद शहर की तरफ से एक ट्रेन तेजी से आती दिखाई दी। ट्रेन के सभी डिब्बों की खिड़कियां उड़ चुकी थीं। अंदर बैठे ज्यादातर पैसेंजर्स जलकर मर चुके थे। सिर्फ कुछ लोग अब भी जिंदा थे, जो टूटी हुई खिड़कियों के पास बैठे बाहर देख रहे थे। उनके चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उनके अंदर जो कुछ था वो सब उसी एक्सप्लोजन में खत्म हो गया हो। ट्रेन के सारे डिब्बे सुलग रहे थे और 2 डिब्बे अब भी आग की लपटों में घिरे हुए थे। सोल्जर्स उस ट्रेन को देखते रह गए। ट्रेन उनके पास से गुजर गई लेकिन रुकी नहीं। इंजन के केबिन में बैठा ड्राइवर किसी स्केयरक्रो के पुतले जैसा लग रहा था। उसके कपड़े फटे थे, पूरा शरीर खून से सना हुआ था और वो खिड़की से बाहर झुककर कंटिन्यूअसली फोमी पित्त की वॉमिटिंग कर रहा था। किसी तरह सोल्जर्स ने ट्रेन को रोका और लोकोमोटिव का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसी ट्रेन से वापस हिरोशिमा जाएंगे ताकि शहर के अंदर क्या हुआ है इसका पता लगाया जा सके। इसलिए निशियोका भी उनके साथ चल पड़े और कुछ ही मिनट बाद शहर की तरफ बढ़ते हुए उन्हें रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगीं। ये लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इंजन बार बार सीटी बजा रहा था ताकि लोग पटरियों से हट जाएं, लेकिन लोगों को जैसे उस सीटी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। फिर भी किसी तरह जैसे जैसे ट्रेन शहर के अंदर बढ़ती गई, सैनिकों के सामने एक के बाद एक ऐसे मंजर आने लगे जो पहले से भी ज्यादा डरावने थे। अब उन्हें हर तरफ जले हुए लोग दिखाई दे रहे थे। उनका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था और लोग किसी जिंदा इंसान से ज्यादा वॉकिंग कॉर्प्सेस लग रहे थे। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हर कोई एक ही बात बोल रहा था, पानी पानी। और उस धुएं के बीच एक झुलसा हुआ इंसान आगे बढ़ता दिखाई देता है, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा। दूर तक ऐसे लोगों की एंडलेस लाइन नजर आ रही थी। लोगों की स्किन झलकर काली पड़ चुकी थी और उनकी चाल इतनी मैकेनिकल और स्ट्रेंज थी कि बाद में ऐसे लोगों को एंट वॉकर्स बोला जाने लगा। उसी दिन शिगो शिमोयामा नाम का एक सैनिक भी हिरोशिमा में मौजूद था और एक्सप्लोजन के समय वो हाइपो सेंटर से करीब 6 ब्लॉक दूर था। बाय चांस धमाके से कुछ ही देर पहले वो एक कंक्रीट के वेयरहाउस के अंदर गया था और एक्सप्लोजन के शॉक वेव ने उसे जोर से उठाकर पीछे की दीवार से दे मारा, मगर इसी वजह से उसकी जान भी बच गई, क्योंकि अगर वो वहां नहीं होता तो गिरती हुई छत के नीचे कुचला जाता। और जब उसे होश आया तो पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो जमीन से करीब 1 मीटर ऊपर लटका हुआ था। उसके दोनों हाथ और कंधे दीवार से निकली बड़ी बड़ी कीलों में आर पार धसे हुए थे। खुद को छुड़ाने के लिए उसे काफी देर तक स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनली उसने उस कील से खुद को छुड़ाया और फिर किसी तरह उस मलबे से बाहर निकला। और बाहर जो कुछ उसका इंतजार कर रहा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दूर उसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप दिखाई दिया जो जलते हुए महल के खंडहर के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो अपने साथ राजा की एक बड़ी सी तस्वीर लेकर जा रहे थे, मानो उस तबाही के बीच पोर्ट्रेट को बचाकर निकालना सबसे जरूरी काम हो। तभी शिगो शिमोयामा की नजर नदी की तरफ गई, जहां एक नेवल बोट धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रहा था। उसके चारों ओर डेब्रिस और लाशें तैर रही थीं। जब बोट पर मौजूद लोगों ने एम्परर की उस पोर्ट्रेट को देखा तो उसने बोट रोक दी। फिर सारे क्रू मेंबर्स डेक पर इकट्ठा हुए और एम्परर की तस्वीर की तरफ मुड़कर सलामी देने लगे। ये देखकर आसपास चल रहे एंट वॉकर्स भी रुक गए। उनमें से कई एंट वॉकर्स जो बुरी तरह झुलस चुके थे और मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े थे, उसने भी राजा की तस्वीर की तरफ देखकर अपना सिर झुका लिया। कुछ देर बाद शिगो ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ी। पहली नजर में उसे वो घोड़ा कुछ अजीब सा लगा। उसका रंग पिंकिश व्हाइट सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही मोमेंट उसे समझ आ गया कि वो ऐसा क्यों दिख रहा था। घोड़े के शरीर पर ना खाल बची थी और ना ही कोई बाल रह गया था, और ये सब डीग्लोविंग नाम के एक फिनोमिनन की वजह से हुआ था। इसमें एक्सप्लोजन से पैदा हुई सुपरसोनिक शॉकवेव जब किसी शरीर से टकराती है तो कई बार स्किन ऐसे उधर जाती है जैसे हाथ से ग्लव खींचकर निकाला जा रहा हो। घोड़े की खाल पूरी तरह उधर चुकी थी और नीचे का लाल सफेद मसल्स साफ दिखाई दे रहा था। अजीब बात यह थी कि वो जानवर दर्द में छटपटाता हुआ नहीं दिख रहा था, वो बस शिगो की तरफ देख रहा था। ये देखकर शिगो बुरी तरह घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन जब भी वो पीछे पलटकर देखता उसे वही बिना खाल वाला घोड़ा अपने पीछे आता दिखाई देता। उसकी आंखें सीधे शिगो पर टिकी हुई थीं, मानो वो उससे मदद की उम्मीद कर रहा हो।
अब शिगो जितनी तेजी से हो सकता था वहां से दूर चलता गया, लेकिन वो घोड़ा उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह गया। इसी बीच फादर मटियास नाम के एक प्रीस्ट ने एक्सप्लोजन से ठीक पहले अपने ऊपर 2 प्लेन्स की आवाज सुनी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे दोनों प्लेन्स फुल पावर से इंजन चला रहे हों, मानो किसी चीज से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं, और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को सैकड़ों घायल और हाफ नेकेड लोगों के बीच पाया, और अब वो भी उसी भीड़ के साथ चलने लगे जिसे बाद में एंट वॉकरस का नाम दिया गया। उन्होंने अपने आगे चलते एक आदमी को देखा। उसकी पीठ की स्किन फटे हुए कपड़ों की तरह लटक रही थी। उसकी दोनों आर्म्स का फ्लैश पूरी तरह गायब हो चुका था और काली पड़ चुकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। फादर मटियास एमलेसली उसी वॉकिंग डेड के पीछे चलते रहे जब तक कि वो एक जली हुई स्ट्रीट कार के फ्रेम से नहीं टकरा गए, और अंदर झांकने पर उनको एक फैमिली के जले हुए रिमेन्स दिखाई दिए। तभी उनकी नजर एक मूवमेंट पर पड़ी। एक डेड मदर के शरीर के अंदर उसका अनबॉर्न चाइल्ड अब भी हिल रहा था, मानो जिंदा रहने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। फादर मटियास ने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। अब वो तुरंत वहां से दूर भागे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं। वो बस उस जली हुई स्ट्रीट कार से जितना दूर हो सके उतना दूर निकल जाना चाहते थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि 1 दर्जन से ज्यादा एंट वॉकर उनके पीछे बिना कुछ बोले एक लाइन बनाकर चल रहे थे। फादर मटियास को अंदाजा ही नहीं रहा कि वो कितनी देर से चल रहे थे। तभी ऊपर से आती एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने एक 3 मंजिला ईंट की अपार्टमेंट बिल्डिंग का कोना दिखाई दिया। आसपास की तबाही के बीच वही इकलौती इमारत अब भी खड़ी थी, और उसके टॉप फ्लोर पर 3 बिना कपड़ों के बच्चे चिपके हुए थे। वो बुरी तरह चीख रहे थे। उनमें से एक बच्चा सिर से लेकर पैर तक ब्लड में लाल दिखाई दे रहा था। फादर मटियास कुछ देर तक उन बच्चों को देखते रहे, लेकिन फिर आगे बढ़ गए। चलते चलते वो आखिर नदी तक पहुंचे। तब तक रेस्क्यू बोट्स पानी में तैरती लाशों को निकालना शुरू कर चुकी थीं। अब पानी में उतरते हुए उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए उनकी तरफ आ रही थी। वो बार बार अपने बच्चे से आंखें खोलने बोलकर रो रही थी। जैसे ही वो पानी में आगे बढ़ी, फादर मटियास ने देखा कि उसके शरीर की स्किन और फ्लैश जगह जगह से अलग होकर नीचे गिर रहा था। इसी मोमेंट को देखकर फादर मटियास का नमनेस अचानक से टूट गया। अब तक जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसे वो बस सुन्न होकर देख रहे थे, लेकिन उसी पल से सब कुछ बदल गया। पहली बार उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके चारों तरफ का आखिर कितना भयानक हाल था, और ये सोचकर उनका मन एक डीप गिल्ट से भर गया। अब उनका ध्यान बार बार उस टावर पर फंसे उन 3 बच्चों की तरफ जाने लगा। वो उन्हें कभी नहीं भूल पाए। पूरी जिंदगी उनके मन में यही सवाल घूमता रहा कि उन बच्चों का आखिर क्या हुआ होगा। रात को सोने से पहले भी फादर मटियास अक्सर उन्हीं के बारे में सोचते, और कई बार उनकी चीखें सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसी दिन सुतोमू यामागुची नाम का एक जहाज डिजाइनर भी हिरोशिमा में मौजूद थे। एक्सप्लोजन के समय वो ग्राउंड जीरो से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे। तभी सडनली एक ब्राइट फ्लैश ने उसकी आंखों को करीब अंधा कर दी। इसलिए एज अ रिएक्शन वो तुरंत पास की एक इरिगेशन कनाल में कूद गए और अपने सिर को ढक लिया। कुछ ही देर बाद धरती बुरी तरह कांपी और एक्सप्लोजन के फोर्स ने उसे अबाउट 1 मीटर ऊपर उछाल दिया। जब यामागुची ने सिर उठाकर बाहर देखा तो जलते हुए कागज और धुआं छोड़ते कपड़े आसमान से बरस रहे थे। उसके शरीर का एक हिस्सा अजीब तरह से हार्ड फील हो रहा था। उसके लेफ्ट आर्म की एक्सपोज्ड स्किन बुरी तरीके से जलकर ब्राउन हो चुका था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चिकन को जरूरत से ज्यादा पका दिया गया हो। तभी अचानक उन्हें बहुत प्यास महसूस होने लगी और वो नदी की तरफ भागे। नदी तक पहुंचकर सुतोमू ने पानी पीना शुरू किया। पानी में ब्लड जैसी तांबे की स्मेल थी और उसमें लाशें तैर रही थीं, लेकिन उस समय उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। पानी पीते हुए उसकी नजर नदी में पड़े शवों पर गई। पहली नजर में उन्हें लगा कि शवों के हाथ अनयूजुअल तरीके से लंबे हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि शवों के कंधों और हाथों का फ्लैश पिघलकर हड्डियों से अलग हो चुके थे, और वही हिस्से पानी के सरफेस पर ऐसे तैर रहे थे जैसे टूटे हुए मकड़ी के जाले अब भी उंगलियों से चिपके हुए हों। नदी के किनारे सुतोमू यामागुची को बच्चों का एक ग्रुप मिला, जिन्हें बाद में उन्होंने पियर्स्ड बॉयज नाम दिया। पहले उन्हें लगा कि बच्चों की जली हुई पीठ पर कोई अजीब तरह के काले बाल उग आए हैं, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वो बाल नहीं थे। एक्सप्लोजन के शॉकवेव ने टूटे हुए कांच के लंबे पतले टुकड़ों को उनकी पीठ में अंदर तक ढंसा दिया था। यामागुची ने उनकी मदद करने की कोशिश की और बच्चों से कहा कि वो एक दूसरे की पीठ से ग्लास पीसेस निकालें, लेकिन ये काम काफी डिफिकल्ट था क्योंकि बच्चे लगातार कमजोर होते जा रहे थे और उनके ही सामने एक एक करके उन बच्चों की सांसें रुक रही थीं। उसके आसपास हर तरफ लोग ज़ॉम्बी जैसे चल रहे थे। उन लोगों को अब बस बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। वो लोग नदी तक आते, वही फॉल स्मेल वाला पानी पीते और चलते हुए उसी स्मोक में गुम हो जाते। उस वक्त तक यामागुची के लिए ना तो उसकी मिलिट्री ड्यूटी का कोई मतलब बचा था और ना ही देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके दिमाग में रह गई थी। अब उसके अंदर बस एक ही ख्याल था कि किसी तरह अपने घर पहुंचना और अपनी वाइफ और बेटे को एक बार फिर देखना। तबाह हो चुके शहर से गुजरते हुए उसने एक के बाद एक ऐसे सीन देखे जिसे दिमाग पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहा था।
उन्होंने एक माँ को देखा जो अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर उसे लोरी सुना रही थी, जैसे वो अब भी मानने को तैयार ना हो कि सब खत्म हो चुका है। थोड़ी दूरी पर एक घोड़े का सिर दिखाई दिया जो किसी अजीब नीली हरी लौ में जल रहा था। घर तक पहुंचने के लिए यामागुची को 2 नदियां पार करनी थी। उनमें से एक नदी पर बना पुल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन पानी के कम गहरे वाले हिस्से में लाशें इतनी जमा हो चुकी थी कि अपने आप एक तरह का टेम्परेरी सा पुल बन गया था। घर लौटने की मजबूरी में उसे उसी जले और बिखरे हुए शवों के ऊपर से गुजरना पड़ा। ये एक्सपीरियंस यामागुची के लिए इतना ट्रॉमेटिक था कि उसे वो कभी नहीं भूल पाए। कई साल बाद भी उन्हें बार बार वही सपना आता था। सपने में वो खुद को उसी नदी के किनारे पाते जहां वो बार बार खुद को उसी लाशों के पुल पर चलते हुए देखते थे। शौक के स्टेट में भटकते हुए 14 साल के अकाहिरो ताकाहाशी को बस माइनर बर्न्स आए थे, जबकि उसके आसपास कई लोग बुरी तरह झुलस चुके थे। वो ट्राम के ट्रैक्स के सहारे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे ट्रैम की ट्रॉलीज दिखाई दी जिनमें जली हुई लाशें भरी हुई थी। चलते चलते अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। वो आवाज उसके एक दोस्त की थी। जैसे ही अकाहिरो अपने दोस्त की तरफ मुड़ा, उसके पीछे एंट वॉकर्स की लाइन भी उसे फॉलो करने लगे। अकाहिरो का दोस्त रेडिएशन से इतनी बुरी तरह से पॉइजन्ड हो चुका था कि उसके दांत गिरने लगे थे। बाद में अकाहिरो ने बताया कि मरने से पहले उसके दोस्त का पेट पर्पल हो गया था और वो बार बार नीले भूरे रंग की वॉमिटिंग कर रहा था। शहर में आगे बढ़ते हुए अकाहिरो ने ऐसी चीजें देखी जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। एक जगह उसे एक औरत दिखाई दी जिसकी एक आंख अपनी जगह से निकलकर गाल पर लटक रही थी। कुछ दूर एक घोड़ा पड़ा था। उसकी खाल पूरी तरह जल चुकी थी और उसका ब्लड सोक्ड मसल्स साफ दिखाई दे रहा था। वो एक पानी की टंकी के पास मरा पड़ा था। अकाहिरो जहां भी जाता दर्जनों लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते। उनमें से कई लोगों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल था। वो इन एंट वॉकर्स से इतना डर गया था कि उनसे दूर भागने लगा। लेकिन वो जिस तरफ भी जाता उसके सामने कुछ ऐसा आ जाता जो उससे भी ज्यादा डरावना होता। एक जगह पर अकाहिरो एक यंग मदर के शव के पास से गुजरा जिसकी पूरी स्किन शरीर से पील होकर अलग हो चुकी थी। उसके ठीक बगल में उसका छोटा बच्चा चीख रहा था। किसी तरह वो अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी स्किन इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि वो चारकोल जैसा काला दिखाई दे रहा था। लेकिन ये अकाहिरो के सफर की सबसे टेरिफाइंग इंसिडेंट नहीं था। बाद में अकाहिरो ने कहा कि उस दिन आगे बढ़ते हुए उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी थीं जिसे याद करके भी उसे सिहरन होने लगती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक एक्सप्लोजन्स का असर सिर्फ उस एक पल तक सीमित नहीं था। उसके बाद जो हुआ उसने भी लाखों जिंदगियों को बदल कर रख दिया। दोनों शहर जलते हुए खंडहर में बदल चुके थे। कुछ इक्का दुक्का बिल्डिंग को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया था और जिंदगी का नामो निशान ऑलमोस्ट मिट चुका था। शुरू में एक्सप्लोजन में मरने वालों की संख्या पहले ही बहुत बड़ी थी, लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकी। आने वाले महीनों सालों में भी लोग मरते रहे। जो लोग किसी तरह बच गए थे उन्हें बाद में हिबाकुशा कहा गया और उन लोगों को सिर्फ अपने घाव और जलन का दर्द ही नहीं सहना पड़ा, बल्कि रेडिएशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट से होने वाली सीरियस बीमारी को भी झेलना पड़ा। कई लोगों को अक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो गया। उन्हें लगातार नौजिया होने लगा, उनके बाल झड़ने लगे और शरीर पर पड़े घाव ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आने वाले वीक्स में इन्फेक्शंस, ऑर्गन फेलियर और कैंसर जैसी बीमारियों ने हजारों लोगों की ओर जान ले ली। शहर की सफाई और रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी मुश्किल था। रेस्क्यू वर्कर्स, सोल्जर्स और वॉलंटियर्स को जले हुए मलबे सरती हुई लाशों और हर तरफ फैली तबाही के बीच काम करना पड़ रहा था। वॉर मिनिस्ट्री से भेजे गए कुछ सोल्जर्स जब स्ट्रेचर लेकर शहर में पहुंचे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें वहां क्यों भेजा गया है। जहां तक उनकी नजर जाती उन्हें कोई जिंदा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो लोग ग्राउंड जीरो के पास पहुंचे तो उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। वहां एक नेकेड आदमी हाथ पैर फैलाकर खड़ा दिखाई दे रहा था। पहली नजर में वो किसी मूर्ति जैसा लगा, लेकिन जब वो उसके पास गए तो पता चला कि वो सच में एक इंसान था। उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला और भुरभुरा हो चुका था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे छूने भर से वो टूटकर बिखर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो एक्सप्लोजन से ठीक पहले किसी शेल्टर से बाहर आया था और उसी वक्त विस्फोट हुआ और उसकी इंटेंस हीट ने उसे वहीं खरे खरे कार्बन में बदल दिया था। आगे बढ़ते हुए सोल्जर्स की नजर एक छोटी कद की औरत पर पड़ी। उसकी पीठ पर एक डेड बच्चे का सूजा हुआ शव बंधा हुआ था। वो लगातार कुछ चिल्ला रही थी पर उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन समय के साथ उसकी आवाज और तेज होती गई। उसका मेंटल बैलेंस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सिचुएशन की वजह से मजबूर सोल्जर्स उसके लिए कुछ नहीं कर पाए और आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे उन्हें एक और औरत दिखाई दी। उसके शरीर पर कहीं कोई बड़ा जलने का निशान नहीं था, बस उसके पेट पर एक गहरा घाव था। सोल्जर्स ने उसे एक दीवार के सहारे बैठा दिया ताकि वो रात किसी तरह वहीं बिता सके। अगली सुबह जब सोल्जर्स दोबारा वहां पहुंचे तो वो उन्हें अपने ही खून में बैठी मिली। देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी रात वो अपने शरीर से बाहर निकली इंटेस्टाइन को वापस पेट के अंदर डालने की कोशिश करती रही थी। तभी सोल्जर्स की नजर इस बात पर पड़ी कि वो प्रेग्नेंट भी थी और उसका अनबॉर्न चाइल्ड, जो अभी पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ था, बाहर निकली इंटेस्टाइन के साथ उसके शरीर से लटका हुआ था। जब सोल्जर्स उसकी मदद के लिए आगे बढ़े तो उस औरत ने उनकी तरफ देखा और एक अजीब क्रीपी सा स्माइल किया और फिर कुछ ही देर बाद ही
उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इन इंसिडेंट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सिर्फ बचे हुए विक्टिम्स पर ही नहीं बल्कि रेस्क्यू वर्कर्स और सोल्जर्स पर भी पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी में जो कुछ उन्होंने देखा था उसे वो कभी भूल नहीं पाए। जले हुए शरीर, मरते हुए लोगों की आवाज, तबाह हो चुके शहर, चारों तरफ पसरी हुई अजीब सी खामोशी और हर ओर दिखाई देने वाली बर्बादी की तस्वीर बार बार उनके दिमाग में लौट आती थी। दशकों बाद भी उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से पूरी तरह उबर पाना आसान नहीं था। जो कुछ उन्होंने वहां देखा था वो हमेशा उनके साथ बना रहा। कई लोगों ने बाद में माना कि हिरोशिमा और नागासाकी की हॉन्टिंग मेमोरीज जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ा। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की ट्रेजेडी ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे हॉरिफिक चैप्टर्स में गिना जाता है। इस वीडियो में आपने जिन लोगों और उनकी स्टोरीज के बारे में सुना वो उस दिन हुई तबाही की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। असल में उस सुबह वहां मौजूद हर इंसान अपने साथ एक दर्द भरी कहानी लिए हुआ था। किसी ने अपनी आंखों के सामने अपना पूरा परिवार खो दिया, किसी ने अपना घर और किसी ने कुछ ही मिनट में अपनी पूरी दुनिया को बिखरते हुए देख लिया। कई लोग उस दिन बच तो गए लेकिन उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। उनके घाव सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि उनकी याद में भी हमेशा के लिए दर्ज हो गए। पर उन लाखों लोगों की स्टोरीज ज्यादातर कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं सकी। वो दर्द, वो आखिरी पल, वो बिछड़ने की दास्तान उन लोगों के साथ ही कहीं खो गई जो उस दिन वापस घर नहीं लौट सके।